हाँ बच्चों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। और जो अब तक हमने पढ़ाई की है, 3 पार्ट में हमारे वीडियो अब तक हो चुके हैं इसके डस्ट ऑफ स्नो के। तो ये भी मैं आशा करता हूँ कि आपके समझ में आ रहे होगा। अगर कोई दिक्कत प्रॉब्लम कुछ भी हो तो आप डायरेक्ट आकर अपने काउंसलिंग वगैरह अपने यहाँ पे कर सकते हैं। इसके अपने आप आपकी प्रॉब्लम ये हो जाएगी। तो चलिए 3 तो अपने हो गए, 3 इसमें अब हम पहुँचे थे अपर डीसी डस्ट ऑफ स्नो कंपोज बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। जो मेन चीज़ अपने को ध्यान रखने वाली दिमाग में बात ये जो होती है कि ये पोएट की जो पोएट जो है वो कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट, एन अमेरिकन पोएट ऑफ नेचर, अ पोएट whose most of the poems or most of his plays are based on nature। एक प्रकृति का कवि, प्रकृति के वर्णन को ज़्यादा ये देने वाला ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इस पोएम का नाम डस्ट ऑफ स्नो आपके टेक्स्ट बुक के फर्स्ट इसमें हमने एक्सप्लेनेशन तक पहुंच गए थे। पहले वाला हमने प्रीवियस क्लास में भी जस्ट पढ़ाई था। फिर द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हैमलॉक ट्री, फर्स्ट स्टैंजा ये था। इसका एक्सप्लेनेशन तो हमने कल देख लिया। अब इस पोएम का सेकंड स्टैंजा जो है ये बोर्ड के ऊपर डिस्प्ले हो रहा है, आपके पास देख सकते हैं आप इसको। सेकंड स्टैंजा है नंबर पॉइंट 2, हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड ड्यूड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको एक्सप्लेनेशन करने से पहले ये स्टैंजा क्या कह रहा है ये देखना हमें ज़रूरी है। हैज़ गिवन माई हार्ट, मेरे हृदय को दे दिया क्या? अ चेंज ऑफ मूड, मेरे स्वभाव को बदलने में। हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, मेरा हृदय परिवर्तित करके स्वभाव को बदल दिया। हार्ट जो है चेंज भी हो गया, हार्ट चेंज हो गया। पहले वो डिप्रेसिव सैड था, दुखी अवस्था में था, लेकिन अब इसका मन परिवर्तित हो गया, हार्ट को चेंज किया। फिर मूड, इसका स्वभाव ही बदल गया। दुखी था तो उसका जस्ट कंट्ररी, इसके जस्ट अपोज में इसका उल्टा, दुखी हो तो क्या हो जाए? खुश हो गया। यह समझना चाहिए। आगे क्या? एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड ड्यूड, और सेव्ड बचा दिया, सम पार्ट ऑफ अ डे, और दिन का कुछ भाग, पार्ट ऑफ अ डे, अ डे नॉट द डे, अ डे दिन। कौन सा दिन? वो दिन अननोन है, जिस दिन वो दुखी था उस दिन का कुछ भाग बचा दिया। कैसा? आई हैड ड्यूड, जो कि मैं र्यूड रिग्रेट, पछतावे में बिता रहा था। अरे मेरे साथ ऐसा हो गया, अफसोस दर्शाते हुए ये कर रहा था, लेकिन उस पछतावे से बाहर निकल के मेरा मन परिवर्तित हो गया। मन परिवर्तित होने का रिजल्ट क्या निकला? मूड चेंज हो गया। मूड चेंज होने से क्या हो गया? दिन जो बर्बाद हुआ था अब तक, उसमें से आधा जितना भी दिन बचा था वो सारा दिन बच गया, और नई होप, नई उम्मीद, नई आशा की किरण के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए कभी अग्रसर हो गया। ये खासियत है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम की। अब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे तो क्या हो जाएगा? इसको देखते ही मालूम पड़ गया आपको, पढ़ते ही मालूम पड़ जाएगा आपको। हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड ड्यूड। पोएम का स्टैंजा देखते ही मालूम पड़ जाएगा। इट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम डस्ट ऑफ स्नो। पोएम का नाम क्या हो जाएगा? डस्ट ऑफ स्नो। और साथ में अपने को कंपोजर, हु कंपोज्ड इट? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। 2 चीज़ें। अब रेफरेंस लिखेंगे, रेफरेंस के अंदर ये इंट्रोडक्शन आ जाएगा। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम डस्ट ऑफ स्नो कंपोज बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट फ्रॉम आवर टेक्स्ट बुक फर्स्ट फ्लाइट। जो सेम चीज़ जो लिखी आपने, सेम चीज़ जो लिखी फर्स्ट स्टैंजा में, एज इट इज़ रेफरेंस के अंदर ये आएगा। रेफरेंस के अंदर आपको क्या देना पड़ेगा? इसको इंट्रोडक्शन में क्या? पोएम का नाम और पोएट का नाम, ये 2 मेन पार्ट होते हैं। तो ये हो गया। अब इसको हम रेफरेंस में अभी लिखते हैं। अभी देखिए आप, हाँ, उस स्टैंजा को हम एक्सप्लेन करेंगे। अब एक्सप्लेनेशन में आएंगे तो फर्स्ट ये जो है रेफरेंस मालूम पड़ गया आपको। फर्स्ट हेडिंग जो है रेफरेंस लिख दिया। रेफरेंस को आप डार्कन कीजिए, डार्क गहरा करने के बाद अंडरलाइन कर दिया, कोलन डैश। अब ध्यान रखने वाली बात है, ये कंपल्स
नेसेसरी नहीं है, लेकिन अपने उत्तर को सुंदर बनाना, अपनी नोटबुक को सुंदर बनाने के लिए इस बात का ध्यान रखिए। फर्स्ट लाइन को छोड़ दीजिए, सेकंड लाइन जो है कोलन डैश जहाँ तक है वहाँ तक ये करके लिखिए। दीज लाइन्स, इंट्रोडक्शन दे रहे हैं हम, हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम डस्ट ऑफ स्नो कंपोज बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट फ्रॉम आवर टेक्स्ट बुक फर्स्ट फ्लाइट। ये पंक्तियाँ डस्ट ऑफ स्नो कविता से ली गई है, जिसके रचयिता रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, और ये हमारी पाठ्य पुस्तक फर्स्ट फ्लाइट से संकल्पित से ली गया है। तो ये आपका इंट्रोडक्शन आ गया, सेम चीज़ वही आ गया। अब कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो इवेंट जो थी, हैज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ द डे आई हैड र्यूड। अब ये जो घटना है कि उसने मेरे मन को परिवर्तित करके स्वभाव को बदल दिया, और मेरा दिन का जो कुछ भाग जो मैंने पछतावे में बिता दिया था उसको बचा लिया, शेष बचे हुए दिन को। ये तो सटीक हिंदी अनुवाद हो गया। अब इसके बाद हिंदी इसके ये लिखना है कि घटना कब हुई, या इसमें किसने कहा, किससे कहा, ये भी होता है इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर। केवल आपको क्या करना है, आपको इसके अंदर प्रसंग लिखना है, कब हुआ तो क्या हुआ, हियर, यहाँ, यानी इन पंक्तियों में। द पोएट डिस्क्राइब्स, कवि वर्णन करता है। मैंने कल ही बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंपैक्ट होता है यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर। यहाँ कवि वर्णन करता है, क्या करता है भाई, हाउ द फॉलिंग ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम द हेमलक ट्री। हाउ, कैसे, यहाँ कवि वर्णन करता है कैसे डस्ट ऑफ स्नो का गिरना, कहाँ से, फ्रॉम द हेमलॉक ट्री, हेमलॉक के पेड़ से डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ की बौछारें गिरना, जो गिरनी थी ना, वो किस प्रकार से हैज़ चेंज्ड हिज मूड, उसका मूड बदल दिया। कवि यहाँ वर्णन करता है कि किस प्रकार से हेमलॉक के पेड़ से, हेमलॉक के ट्री से डस्ट ऑफ स्नो का, सिंपली फॉलिंग द डस्ट ऑफ स्नो, एक महज साधारण सा काम था वो, जो डस्ट ऑफ स्नो गिरना, उसने क्या कर दिया था, कवि के मूड को कैसे बदल दिया। बदलने के बाद क्या हुआ, उसने अपने दिन को बचा लिया, बचे हुए काम के लिए निकल गया। केवल सटीक इतना ही लिखना है, ये दो चीज़ें। इसके बाद हम इसको क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, एक्सप्लेनेशन के अंदर पॉइंट, एक्सप्लेनेशन के अंदर एक्सप्लेन करेंगे। देख लीजिए इसको एक बार। हाँ, रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट होने के बाद नेक्स्ट पॉइंट हमें आना है उसमें एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन को वापस से दोहरा देता हूँ, इसको डार्क कर लीजिएगा, डार्कन करके गहरे में लिख के अंडरलाइन करना है। अंडरलाइन करने के बाद कोलन डैश, जैसे एक कोलन डैश बना दिया तो ये अपने उत्तर को सुंदर दिखाने के लिए है बात ये। फर्स्ट लाइन आप छोड़ देंगे, देन नेक्स्ट लाइन में कोलन डैश जहाँ से खत्म हो रहा है वहाँ पर, इन दीज लाइन्स, यहाँ पे ध्यान दीजिए, इट शुड बी नोटेड इन दीज लाइन्स, फ्रेस है ये, सेंटेंस फ्रेस से शुरू हो रहा है तो कॉमा लगा देते हैं हम, कंप्लीट सेंटेंस नहीं है। सेंटेंस जो जनरली जो अफर्मेटिव सेंटेंस जो आता है वो जनरली सब्जेक्ट से आना चाहिए। वी आर नॉट स्टार्टिंग विथ सब्जेक्ट, सो इट इज इन दीज लाइन्स, इट इज अ फ्रेस, ये फ्रेस है, वाक्यांश, इसलिए हम इसे कोमा लगाएंगे। यहाँ पे कोमा लगाना नहीं भूलना है। इन दीज लाइन्स, कोमा, द पोएट डिस्क्राइब्स हाउ द सिंपली फॉलिंग डाउन ऑफ डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम द हेमलक ट्री हैज चेंज्ड हिज हार्ट एंड मूड। इन दीज लाइन्स, इन पंक्तियों में, द पोएट डिस्क्राइब्स, कवि वर्णन करता है। कविता कभी भी लिखी गई हो, जब आप इसका उत्तर लिखते हो, एक्सप्लेनेशन लिखते हो, स्पेशली इन एक्सप्लेनेशन, नॉट इन द आंसर, आंसर के अंदर आप पास्ट टेंस का यूज कर सकते हो, लेकिन व्हेन यू आर एक्सप्लेनिंग अ स्टैंजा, जब आप एक स्टैंजा को एक्सप्लेन कर रहे होते हो, यू शुड रिमेंबर वन थिंग, दैट यू शुड हैव टू यूज सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये बात आपको याद रखनी होगी और इस बात पे पूरा ध्यान देना होगा। जब आप एक्सप्लेनेशन करते हैं, व्याख्या करते हैं, तो उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस उसका प्रभाव अभी होता है। तो यहाँ पे कह रहा है, इन दिस लाइन्स, इन पंक्तियों में, द पोएट डिस्क्राइब्स, कवि वर्णन करता है, क्या करता है वर्णन, हाउ, कैसे, द सिंपली फॉलिंग डाउन ऑफ डस्ट ऑफ स्नो, सिंपल से, साधारण से, फॉलिंग डाउन ऑफ डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ के छोटे छोटे कण, सामान्य रूप से गिरते हुए कण जो है, कहाँ से, फ्रॉम द हेमलक ट्री, हेमलक ट्री से, हैज चेंज हिज हार्ट एंड मूड, उसका मन और स्वभाव परिवर्तित कर दिया, उसके मन और स्वभाव को बदल के रख दिया। ही रियलाइजेज दैट, वह महसूस करता है, यहाँ पे ये कह रहा है, हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड,
मेरे मन को और मेरे स्वभाव को परिवर्तित करके रख दिया, ये बता रहा। और उसके बाद कह रहा है एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ द डे आई हैड रूड, और मेरे दिन का कुछ भाग जो मैंने पछतावे में बर्बाद कर दिया था उसको बचा लिया। तो यहाँ पर सिंपली फॉलिंग डाउन ऑफ डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम द हेमलॉक ट्री हैज चेंज हिज हार्ट एंड मूड, उसका हार्ट और उसके मन को और मूड को, यहाँ पे हार्ट, हृदय, मन और मूड और उसके स्वभाव को बदल के रख दिया। ही रियलाइजेज दैट, वो महसूस करता है वहाँ पर। यहाँ पर आपको केवल लकीर के फकीर नहीं बनना है, लाइन टू लाइन जो लिया उसके एक्सप्लेनेशन नहीं, एक्स्ट्रा एफर्ट होना ज़रूरी है। एक्स्ट्रा एफर्ट में क्या है, तभी कभी उस फॉलिंग ऑफ डस्ट ऑफ स्नो के गिरने से जैसे गिरते हैं उसने रियलाइज़ करता है, महसूस करता है, अरे मैं तो अपना समय बर्बाद कर रहा हूँ, मुझे अपना समय बर्बाद नहीं करना, जो बीत गया सो बीत गया, अभी बचे हुए चीज़ इसका मैं यूटिलाइज करूँ, इसको मैं पूरे काम में लूँ और बचे हुए दिन का आनंद लूँ। जब आप बचे हुए दिन का आनंद लोगे, बची हुई ज़िंदगी का भी आनंद लेना सीख जाते हो। जीवन के अंदर खुशियाँ और दुख ये तो चलते रहेंगे, खुशी आएगी तो ये मान के चलो दुख आना ही है, और दुख है तो ये मान के चलो बहुत जल्दी खुशी आने वाली है। इसको सहन करना और इसमें से जीकर बचे हुए ज़िंदगी का आनंद लेना, यही ज़िंदगी है। कवि का संदेश भी यहाँ पर यही कहने वाला है। तभी जो सिंपली फॉलिंग ऑफ डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम द हेमलॉक ट्री हैज़ चेंज हिज हार्ट एंड मूड, उसका हृदय, मन और स्वभाव बदल के रख दिया। उसके बाद उसको रिएक्शन क्या हुआ, ही रियलाइजेस दैट, उसने महसूस किया कि he was making a mistake by being in a distressed mood, उसने महसूस किया, क्या महसूस किया, he was making a mistake, वह एक गलती कर रहा था, उसने महसूस किया। यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इम्पैक्ट यहाँ है, लेकिन आगे आ रहा है उसका महसूस क्या किया, he was making a mistake, वो गलती कर रहा था, कैसे, by being in a distressed mood, being होना, in a distressed mood, अपने distressed दुखी, निराशाजनक अवस्था में रहते हुए, निराशाजनक मूड में रहते हुए, अब किसी के साथ कोई गलत घटना हो गई या बुरी घटना हो गई तो वो सैड मूड में है, दुखी है, तो क्या पछतावे में अपना दिन बर्बाद कर देता, आज तो मूड खराब है, पूरा दिन भर बिस्तर में पड़ा हुआ या कोने में पड़ा हुआ या कहीं पड़ा हुआ सैड मूड में रह रहा। कभी भी ऐसे ही कर रहा, उसने महसूस किया, ही रियलाइजेस दैट, उसने महसूस किया कि ही वॉज मेकिंग अ मिस्टेक, वो गलती कर रहा था, बाय बीइंग इन अ डिस्ट्रेस्ड मूड, एक डिस्ट्रेस, निराशाजनक मूड में, स्वभाव में रहकर अपना दिन बर्बाद जो कर रहा था, वो एक गलती कर रहा था, ये कवि ने महसूस किया। फिर क्या किया उसने, ही डिसाइड्स, उसने आगे निश्चय किया, निश्चय करता है। कवि यहाँ पे डिसाइड्स प्रेजेंट इंडेफिनिट है, कवि निश्चय करता है क्या, टू यूटिलाइज, यूटिलाइज पूरा करना, यूटिलाइज द रेस्ट ऑफ द डे, बचे हुआ, रेस्ट ऑफ द डे, बचा हुआ दिन, शेष दिन, दिन की जैसे मान लीजिए सपोज कर लीजिए अभी 12 बजे के बाद 12 बजे दिन समाप्त हो रही है, बचा हुआ टाइम और है, रात होने में रात के 12 बजे तक और 12 घंटे का टाइम है, तो ये बचा हुआ रेस्ट ऑफ द डे कौन सा है, 12 से 12 तक का टाइम। तो यहाँ पे ये कह रहा, और उसने ही डिसाइड्स, उसने निश्चय किया कि टू यूटिलाइज द रेस्ट ऑफ द डे, शेष बचे हुए दिन को यूटिलाइज करना, पूरी तरह से काम में लेना, खुशी में, हंसी में बिताने के लिए किया। और ही सेज दैट, आगे वो कहता है, कवि क्या कहता है, हमने तो बताया कि उसने मूड बदल दिया, केवल यहाँ तक ही एक्सप्लेन हुआ। देखो, हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, ये 2 लाइन हुई है, उसने मेरे हृदय, मन को और स्वभाव को, आदत को बदल के रख दिया, यहाँ तक ही हुआ। आगे कह रहा है कवि, ही सेज दैट, वो कहता है द फॉलिंग डाउन ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ के छोटे छोटे कण, टाइनी पार्टिकल्स ऑफ स्नो का गिरना, फ्रॉम द हेमलॉक ट्री, हेमलॉक के ट्री से, हैज़ चेंज हिज मूड एंड हैज़ सेव्ड हिज रेस्ट ऑफ द डे, उसने उसका मूड बदल दिया और उसका बचा हुआ दिन को भी बचा लिया। अब आपके हिडन मीनिंग, यहाँ पे प्रभाव, इम्पैक्ट, इफेक्ट क्या पड़ता है उसको भी एक लिखना ज़रूरी है, क्योंकि ये कहते हैं जब भी उत्तर आपका होता है, एक तो स्टार्टिंग जो होती है वो बड़ा पावरफुल होनी चाहिए, इफेक्टिव होनी चाहिए, प्रभावशाली, और एंडिंग, कंक्लूडिंग वो भी बहुत होना चाहिए। यहाँ पे हिडन मीनिंग को शो करते हुए हमने एक अलग चीज़ लिखा, हियर, यहाँ पर द डस्ट ऑफ स्नो प्रूव्ड टू बी ए रे ऑफ होप फॉर द पोएट, यहाँ पर ये आपकी अपनी तरफ की बात है, यहाँ पर डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट टाइनी पार्टिकल्स ऑफ स्नो, बर्फ के छोटे छोटे कण क्या प्रूव्ड, सिद्ध होए,
क्या सिद्ध हुआ भाई? टू बी ए रे ऑफ होप, आशा की किरण। किसके लिए? फॉर द पोएट, कवि के लिए। यहाँ पे डस्ट ऑफ स्नो जो था वो एक नई आशा की किरण सिद्ध हुए। तो इस प्रकार से इसका एक्सप्लेनेशन खत्म हो जाता है। अब एक्सप्लेनेशन खत्म होने के बाद फर्स्ट पॉइंट हमने रेफरेंस ले लिया, कॉन्टेक्स्ट ले लिया, अब ये एक्सप्लेनेशन पूरा हो गया। अब ये 3 होने के बाद अब नेक्स्ट पॉइंट क्या आएगा? स्पेशल नोट। स्पेशल नोट के अंदर कल 5 या 6 पॉइंट लिखाए थे, आज भी 5 या 6 पॉइंट आएंगे, लेकिन 1-2 पॉइंट चेंज हो जाएंगे, लेकिन बाकी सारे के सारे वही रहेंगे। एक्सप्लेनेशन हो गया। अब हम स्पेशल नोट के लिए चलते हैं। स्पेशल नोट को देखना होगा आपके लिए। हाँ बेटा, नेक्स्ट पॉइंट रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन। अब इसके बाद ये चीज़ है, ये चीज़ व्याख्या तो आपने कर ली, वो खत्म हो गया जितना व्याख्या बताया था, लेकिन ये एक चीज़ जो है ना, एक्स्ट्रा एफर्ट आपके द्वारा जो होता है उसमें से कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट जो आपको स्पेशल बनाता है। दूसरों के उत्तर से आपका उत्तर बढ़िया होगा। जो सेम वो जो प्रीवियस स्टैंजा, फर्स्ट स्टैंजा में जो पढ़ा पूरा वही है, लेकिन 1-2 पॉइंट चेंज है। फर्स्ट वन क्या है? स्पेशल नोट, विशेष टिप्पणी। कल ही मैंने बताया था क्रिटिकल नोट्स का यूज़ नहीं करना हमें, आलोचनात्मक टिप्पणी, क्योंकि अपनी औकात नहीं है कि पोएट को क्रिटिकल उसकी आलोचना कर सके। अब आपको इसको स्पेशल नोट यानी विशेष बिंदु। विशेष बिंदु के अंदर क्या है? इट इज़ अ फ्री वर्स राइम, मुक्त छंद। राइम नहीं होता, जब फ्री वर्स होता है तो राइम नहीं होता है। एक बात क्लियर कर दूं, यहाँ पर कई ऐसी चीज़ें आ सकती है कि सर फ्री वर्स होगा तो राइम कैसे होगा? फ्री वर्स होकर राइम कभी नहीं होता, लेकिन है फ्री वर्स। फ्री वर्स इसलिए है कि इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एंजॉयमेंट। एंजॉयमेंट जब आता है तो लगभग फ्री वर्स मान के चलिए आप। एंजॉयमेंट का एक अच्छा उदाहरण है। एंजॉयमेंट होने के नाते कोई अपन तुकबंदी नहीं बैठ पा रही है, इसलिए फ्री वर्स हो गया। लेकिन राइम शब्द का प्रयोग क्यों किया मैंने? फ्री वर्स पोएम लिख सकते हैं हम, लेकिन यहाँ पे राइम शब्द का यूज़ इसलिए किया क्योंकि आगे राइम स्कीम बन रही है। पहली लाइन तीसरी लाइन से मिल रही ए, दूसरी लाइन चौथी लाइन से मिल रही बी। जो आपने ए है ना, वो जो फर्स्ट लाइन की थी ना, वो ए बी, जो आपके पास जो फर्स्ट लाइन की राइम स्कीम थी, वो राइम स्कीम जब बनती है तो राइम कहला जाएगा, इसलिए फ्री वर्स राइम। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट, द पोएम प्रेजेंट्स अ मोमेंट दैट सीम्स टू बी वेरी सिंपल बट डीपर सिग्निफिकेंस। ये कविता एक ऐसे पल, ऐसे क्षण को प्रस्तुत करती है, दैट सीम्स जो प्रतीत होता, जो दिखाई देता, टू बी वेरी सिंपल, बहुत ही साधारण। अब कौन से पल को प्रस्तुत करती है? साधारण सा पल क्या है? कभी एक बार गुजर रहा था, पेड़ के नीचे गुजर रहा था या पेड़ के नीचे बैठा था, कुछ भी हो, अंडर ए हेमलक ट्री, पेड़ के नीचे था, तब सिंपली फॉलिंग डाउन ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम द हेमलक ट्री। हेमलक ट्री से, हेमलक के पेड़ से साधारण सी, बिल्कुल मामूली सी बात है, उस बर्फ के जो कण गिरना उसके स्वभाव को बदल के रख दिया। तो साधारण सी घटना है, लेकिन इसका क्या है? बट डीपर सिग्निफिकेंस, लेकिन इसका गहरा महत्व है। गहरा महत्व क्या है? कभी पछतावे में था, घोर निराशा में था, जैसे ही कण गिरे उसका मन परिवर्तित हो गया, उसने रियलाइज़ किया, महसूस किया कि आई वॉज मेकिंग अ मिस्टेक, मैं एक गलती कर रहा हूँ, और उसने डिसाइड किया कि बचे हुए दिन का आनंद ले। तो यही उसके मूड में परिवर्तन आ गया, तो यही डीपर सिग्निफिकेंस हो गया। तो यही कह रहा था, पोएम प्रेजेंट्स अ मोमेंट दैट सीम्स टू बी वेरी सिंपल बट डीपर सिग्निफिकेंस। ये कविता एक ऐसे पल, ऐसे क्षण को प्रस्तुत करती है, ऐसे क्षण को बताती है जो कि दिखने में बहुत साधारण होती है, लेकिन इसका बहुत गहरा महत्व होता है। देन मूविंग टू द थर्ड पॉइंट, द राइम स्कीम ऑफ दिस स्टैंजा इज ए बी। फर्स्ट स्टैंजा का राइम स्कीम भी ए बी था। सेकेंड स्टैंजा का राइम स्कीम अगर पूरी पोएम का निकालते हो तो फर्स्ट स्टैंजा ए बी। पूरी पोएम निकाला आपने, सी डी आया था, निकाल के बताया था मैंने। हो सकता है पार्ट सेकेंड में, हाँ याद आ गया मुझे, पार्ट सेकेंड के अंदर राइम स्कीम निकाल के बताया था। ए बी फर्स्ट स्टैंडा, सेकेंड स्टैंडा सी डी, क्योंकि पहली लाइन तीसरी लाइन से मिली, दूसरी लाइन चौथी लाइन से मिली, फिर पांचवी लाइन सातवीं से मिली और छठी लाइन आठवीं से मिली। इस प्रकार से राइम स्कीम ए बी सी डी बन गई थी। लेकिन आपके एग्जाम में सिंगल स्टैंजा आएगा। पहला स्टैंजा आया, उसका आपने फ्रेश निकाला ए बी। दूसरा स्टैंजा आया, क्वेश्चन पेपर के अंदर आपको कहीं भी पहला स्टैंजा नहीं दिखेगा, जो आपके सामने है उसका आपने सटीक निकाला तो वापस नहीं निकलेगी, क्योंकि सी डी थी, वो शुरुआत से करेंगे तो ए बी हो जाएगी। तो इसी प्रकार से द राइम स्कीम ऑफ दिस स्टैंजा, इस पंक्ति की राइम स्कीम जो है ए बी आगे लिख रहे हैं हम। वेरेस जबकि द राइम स्कीम ऑफ दिस पोएम, इस कविता की राइम स्कीम जो है वो ए बी सी डी है।
पर्टिकुलरली लास्ट का हम निकालेंगे, ए बी हो गई, वो आपने बता दिया क्योंकि जो व्याख्या करना है, जो एग्जाम में पूछा उसकी व्याख्या किया, उसकी फ्रेश आपने राइम स्कीम निकाली, ए बी। अब पूरी पोएम की राइम स्कीम क्या होगी, ए बी सी डी। तो ये हो गया इसका 3 पॉइंट हो गए, 3 पॉइंट भी बहुत ज़्यादा हो गए। चौथा पॉइंट देखो, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ एंजैममेंट। बार बार बता दिया, दिमाग में बैठ गया हुआ खोपड़ी में। एंजैममेंट एक ऐसी कविता होती है जो पूरे एक वाक्य में लिखी जाती है। द होल पोएम इज रिटन इन अ सिंगल सेंटेंस, एक ही सेंटेंस में लिखी जाती है, एक सेंटेंस में लिखी जाती है, लेकिन स्पेशलिटी इन डिफरेंट लाइन्स, अलग अलग पंक्तियों में। ऐसा एक वाक्य जो अलग अलग पंक्तियों में लिखा जाए वो उसे एंजैममेंट कहा जाता है। एंजैममेंट के उदाहरणों में से सबसे बेहतरीन उदाहरणों में से एक है, वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल्स। बहुत सारे एग्जाम्पल्स है अपने पास, लेकिन बेस्ट एग्जाम्पल्स भी बहुत है। वो जितने भी बेस्ट एग्जाम्पल्स है उनमें से एक है एंजैममेंट का ये। जस्ट ऑफ स्नो। आगे देखेंगे, द पोएट यूजेस लिटरेरी डिवाइसेस। ये भी आपको याद आ गया होगा, जब पार्ट सेकेंड के अंदर मैंने एंजैममेंट के बाद लिटरेरी डिवाइस किया था, फर्स्ट के अंदर आपको आ गया था एसोनेंस के बाद सेकेंड स्टेंजा के अंदर एलिट्रेशन, अनुप्रास के बाद कॉन्सोनेंस, जो व्यंजन साम्य, जो दोनों आपको सेकेंड के अंदर बताया गया था। इसके अंदर जो लाइन आपकी जो थी एलिट्रेशन के अंदर, फर्स्ट लाइन ये हैज़ गिवन माई हार्ट, एच और एच, हैज का और हार्ट का एच मिल रहा है एलिट्रेशन का उदाहरण। और इसी तरह से कॉन्सोनेंट से बना हुआ शब्द, रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट लेटर्स, एलिट्रेशन के अंदर रिपीटेशन भी ऑफ कॉन्सोनेंट लेटर ही होता है। एसोनेंस के अंदर रिपीटेशन ऑफ वोवेल और ओवेल साउंड। एसोनेंस जो स्वर साम्य होता है उनके अंदर बारंबार जो आते हैं, दोबारा पुनरावृत्ति बार बार आते हैं, क्या स्वर, ए ई आई ओ यू या ए ई आई ओ यू के साउंड वो आते हैं, वो बीच में आते हैं, तो एसोनेंस कहलाए जाएंगे। ठीक है, अब एलिट्रेशन पढ़ेंगे हम अनुप्रास के अंदर भी वर्ण की आवृत्ति, वर्ण कौन से माने जाएंगे हम, कॉन्सोनेंट की रेपिटेशन आएगी, लेकिन डिफरेंस शब्द के फर्स्ट लेटर में जो कॉन्सोनेंट लेटर्स के रेपिटेशन होगा वो एलिट्रेशन कहलाया जाएगा। जैसे इसके उदाहरण के अंदर आप रेपिटेशन के अंदर हैज़ गिवन माई हार्ट, हैज़ का एच स्टार्टिंग में, हार्ट का एच स्टार्टिंग में, एलिट्रेशन। अब नेक्स्ट है कॉन्सोनेंस का उदाहरण जो है आप देख सकते हो, आपको इसमें 7th लाइन में इस स्टेंजा की लास्ट से ऊपर वाली लाइन, एंड सेव्ड सम पार्ट, इसमें आप देख सकते हो एंड सेव्ड सम पार्ट, एंड का डी, सेव्ड का डी आ रहा जो है, फिर उसके बाद ऑफ अ डे आई हैड ड्रूड, डे का शुरुआत में डी, ड्रूड का लास्ट में डी, हैड का लास्ट में डी। तो देख सकते हो आप यहाँ पर डे, डी ए वाई, डे के शुरुआत का लेटर आ गया कॉन्सोनेंट, लेकिन आगे आ रहा है आपके पास हैड का लास्ट लेटर आ गया कॉन्सोनेंट, ड्रूड का लास्ट लेटर आ गया कॉन्सोनेंट, कहीं पर शुरू में कहीं पर लास्ट में। लेकिन ऐसा रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट लेटर्स, कॉन्सोनेंट साउंड या कॉन्सोनेंट लेटर का रिपीटेशन कहाँ पे, वो शब्द के शुरू में भी हो सकता है, शब्द के अंत में भी हो सकता है, दोनों का ध्वनि मिलनी चाहिए। जैसे मिल रहा है यहाँ पर, ऑफ अ डे आई हैड ड्रूड, देखो ऑफ अ डे आई हैड ड्रूड, आपस में मिल रहे हैं तो गूंज उत्पन्न हो रही है, तो ये अलंकार हो जाएगा। तो कॉन्सोनेंस का उदाहरण वो हो गया। तो दोनों बताया जा रहा है, द पोएट यूजेस लिटरेरी डिवाइसेस सच एज एलिट्रेशन एंड कॉन्सोनेंस इन दिस स्टेंजा। कवि इस स्टेंजा के अंदर इन पंक्तियां जो है उनमें एलिट्रेशन और कॉन्सोनेंस का प्रयोग करता है। उसकी विशेषता क्या होती है, कोई सभी अलंकार आ जाए, ये लेन का भाई दैट एड द ब्यूटी एंड मेलोडी इन द पोएम, जो कविता के अंदर ब्यूटी सुंदरता और मेलोडी मधुरता बढ़ाती है। अलंकार जब आएंगे कविता की सुंदरता बढ़ाएंगे, अलंकार जब आएंगे कविता के अंदर मधुरता बढ़ाएंगे, दोनों विशेषता है। पहले वाले स्टेंजा के अंदर एक ही लिटरेरी डिवाइस का हमने किया था एसोनेंस, इसीलिए यहाँ पे एड्स किया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अनुसार, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। यहाँ पे दो आए, एलिट्रेशन और कॉन्सोनेंस, प्लूरल हो गया, प्लूरल वर्ब आ गया ऐड। तो यहाँ पे ध्यान रखना, दो एलिट्रेशन है, सॉरी दो फिगर ऑफ स्पीच है, इसलिए ऐड है। फर्स्ट स्टेंजा के अंदर ऐड सी है, केवल एसोनेंस आने के, दैट ऐड द ब्यूटी एंड मेलोडी इन द पोएम। ये छोटी छोटी बारीकियाँ होती है बेटा, ये अब जल्दबाजी में अगर क्या करते हो, पहले वाला याद हो गया आपको, यहाँ पर भी क्या करते अपने एलिट्रेशन और कॉन्सोनेंस लिख के फटाफट जल्दबाजी में एड्स लिख देते हो। एग्जामिनर को इतना ही चाहिए नंबर काटने के लिए।
तलवार लेके बैठा रहता, गलती कर काटूं, नंबर काटूं, पेन तलवारी है वो। आगे नेक्स्ट लास्ट लाइन जो है ना, द लैंग्वेज यूज बाय द पोएट इज़ वेरी सिंपल, इफेक्टिव एंड फोर्सफुल। कविता बड़ी साधारण भाषा में लिखी गई, इसलिए वेरी सिंपल, इसके अंदर भाषा का जो प्रयोग किया गया बहुत ही सिंपल है, और इफेक्टिव प्रभावशाली भी है, फोर्सफुली प्रभावशाली है। मैंने ये बताया, दोनों का अर्थ सेम होने के नाते सिमिलर वर्ड का यूज़ किया था विशेषता बतलाने के लिए, तो इस प्रकार से ये हो गया। 6 पॉइंट अगर आप लिख देते हो तो इसका आपके आंसर के अंदर अलग ही प्रभाव पड़ेगा, आपके पूरे में से पूरे नंबर आने के चांसेस हो सकते हैं। इस प्रकार से आज हमारा ये डस्ट ऑफ स्नो पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। जो आपकी फर्स्ट पोएम है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। लास्ट प्रीवियस वीडियोस के अंदर भी मैंने बताया था, एक टेक्निकल इश्यू आ रहा है अपने पास, जैसे ऐप से जब हम बार मरुधर के ऐप से आप देख रहे हो तो बीच में आप अपना होमवर्क के लिए आप स्क्रीनशॉट लेने का प्रयास कर रहे थे, स्क्रीनशॉट नहीं आ रहा था ऐप के अंदर, टेक्निकली कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से नहीं आ रहा। तो भी एक तरीका मैंने बता दिया था आपको, हमारे YouTube चैनल पर, YouTube पे जाएंगे आप, YouTube पे जाओ तो चाहो मेरे नाम से देख लेना, जैसे चेंज हो गया 92 जाफ़र, 92 JAFAR जाफ़र हुसैन लिख देंगे, चैनल आ जाएगा, उसके अंदर भी वीडियो मिल जाएगी। और उसके बाद मरुधर एंड मारवाड़ एजू ग्रुप का भी चैनल है, यूट्यूब चैनल, उसका देख लें, उसके अंदर से भी आप वीडियो को रोक करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लेकिन इससे पहले आपको एक काम करना पड़ेगा, जो वीडियोस को वहाँ पे यूट्यूब चैनल में जाएंगे उसको आप लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सर एक बार आप सब्सक्राइब कर लेंगे, जितने भी आपके जिस सारे सब्जेक्ट की जितने भी आपके पास वीडियोज़ आएंगे आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और इसको आज और मैथमेटिक्स का जो आपके समांतर श्रेणी वाला पार्ट पढ़ाया गया था उससे रिलेटेड आपको PDF फाइल बना करके आपको अपलोड कर दिया गया है। उसके अंदर आप वीडियोस के बाद आगे वाले जो ऑप्शन आएगा उसके अंदर नोट्स वाला जो भी ऑप्शन है उसको आप क्लिक करेंगे तो आपकी PDF फाइल सामने आ जाएगी। PDF फाइल्स के अंदर देख लीजिए, आप अपना होमवर्क उसको कर लीजिए। इसी तरह से हो सकता है आगे भी हम जैसे दूसरे हैं इनके भी नोट्स वैसे डालने की कोशिश करेंगे। नहीं तो आप अपने नोट्स तो बनाने ही है, नोट्स बनाने के लिए आपको इसका ये करना पड़ेगा। अब सीरियसली अटेंटिव होकर बोर्ड की तैयारी में आपको लग जाना है। फर्स्ट पोएम जो आपके हो गया, उम्मीद करता हूँ आज ही इसको कंप्लीट करेंगे आप। और ये इस तरह से याद करो कि मैं अपनी तरफ से जो श्योरिटी लेता हूँ 99% आपके एग्ज़ाम में ये पोएम आने की संभावना है। लेकिन ऐसे मैं 4 या 5 पोएम करा दूंगा, उसमें से कहीं बाहर नहीं जाएंगे। आपको नेक्स्ट अब लेसन के अंदर हम लेते हैं, नेक्स्ट पोएम लेते हैं फायर एंड आइस, उसको देखेंगे। पहले इसका संबंधित जो भी कर लेना, अगर कोई प्रॉब्लम वगैरह कुछ भी हो, इंग्लिश से ही नहीं किसी भी सब्जेक्ट से कोई प्रॉब्लम हो, तुरंत बेटा आप स्कूल आके अपना ये कर सकते हो। स्कूल में आप आ जाइए, हाथों हाथ काउंसलिंग हो जाएगी, आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। लेकिन सीरियसली आपको पढ़ाई करना है। बेस्ट ऑफ लक, इट्स ओके, थैंक यू। हाँ बेटा, अभी भी अगर आप फिर भी वापस बाय द वे आपको कन्फ्यूज़न हो तो आपको जैसे मान लीजिए YouTube के अंदर जाके सर्च करेंगे ना, मारवाड़ एंड मरुधर ये नाम डालते ही अपने स्कूल का चैनल आ जाएगा, ये YouTube का चैनल। इस चैनल को आप इसमें देखकर इससे भी आप ले सकते हो, सारे सब्जेक्ट की भी सभी मिल जाएगी इसके अंदर। और एक और आप जैसे मेरा चैनल है, इसके अंदर भी आपको इंग्लिश के रिलेटेड सारे मिलेंगे आपको लगभग। इसके अंदर आप ये देख लीजिए 92 जाफ़र हुसैन, ये चैनल भी आप इससे भी आप ये कर सकते हैं। यहाँ पर भी आप वीडियोस देख सकते हैं। देखने के बाद ये चीज़ इसलिए बताई जा रही है बेटा क्योंकि अपने ऐप के अंदर जो होता है, हो सकता है इनमें भी कि 10 दिन बाद या 12-15 दिन बाद आपके जो ये अपलोडेड जो स्टडी मटेरियल जो है ना, आपके जो वीडियोस वगैरह जो है, ये आप हटा दिए जाएंगे। क्योंकि जितने ज़्यादा हो जाएंगे आपको देखने में दिक्कत आएगी, इसलिए भी हटाना पड़ेगा। और रैम को खाली करने के लिए, लोड को ये करने के लिए भी करना पड़ेगा, इसलिए 10 या 12 दिन बाद हट जाएंगे। कभी आपको ज़रूरत पड़े तो आप ये मारवाड़ एंड मरुधर जो यूट्यूब का चैनल है इस नाम से, यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। इसके बाद मेरे वाले में इंग्लिश से रिलेटेड भी है, जो भी है इसमें भी मिल जाएंगे। लेकिन सबसे पहले इसको क्या कर लेना, आप सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो जो भी देखते हो उसको लाइक कर देना। सब्सक्राइब करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आता रहेगा, नोटिफिकेशन आएगा तो अपने आप ऑटोमेटिकली मालूम पड़ जाएगा कि ये इस सब्जेक्ट का, इससे रिलेटेड ये वीडियो आया है। तो ये नाम नोट कर लेना और बाकी काम आप कर लेना। ओके, थैंक यू।